बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हैं। अब इस एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है और विवाद इतना बड़ा हो गया कि इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया, सफाई आई। भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। है क्या पूरा मामला? सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ बातें फैलाई जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। अब ये भ्रामक है या सच है, यही बात हम लोग करेंगे। मामला है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश की सरकार पहले तो राज्य में 73% आरक्षण लागू करना चाहती है। राज्य में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है, इसमें 13% जोड़कर 27% आरक्षण, और इसमें आप ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी आरक्षण को, सबको अगर जोड़ लें तो वाकई यह संख्या 73% है। लेकिन लागू कितना है, सवाल यह है। सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। तो ये इसके आरोप के दरअसल दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि क्या वहां पर 73% आरक्षण लागू किया जा रहा है या मोहन यादव की सरकार कराना चाहती है, और दूसरा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि 50% का कैप लगा हुआ है, एक आध राज्य को आप छोड़ दें देश के तो, जैसे तमिलनाडु है, लेकिन बाकी सब जगह 50% का एक कैप है, उससे ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। और ये हमारे राज्य में सरकारें पब्लिक प्रेशर में जहां कहीं कोई समाज मांग करता है तो अपने लिए कानून तो बना देती हैं, उन लोगों को बहनाने के लिए कानून बना देती हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि अदालत से ये पास नहीं हो सकता। इसको लागू कराने का एकमात्र तरीका होता है केंद्र सरकार संविधान संशोधन करे, वो नहीं हुआ है। तो फिर बार बार ये मामले अदालतों में जाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश का मामला भी किया। ये काम ये शुरू किसने किया था? ये 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने, पहले उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला करके ओबीसी आरक्षण को 13 से 27% कर दिया। फिर बाद में उन्होंने उस पर एक कानून भी बना दिया। मामला हाई कोर्ट में गया, उनकी सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान जितने भी समय मुख्यमंत्री रहे, उस पूरे दरमियान इस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। फिर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा, एक तो ओबीसी समाज से वो भी हैं, उन्होंने कहा कि ये 27% आरक्षण ओबीसी का हक है और हम इसको पूरी गंभीरता के साथ लागू कराने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन जो इस मामले पर ज्यादा विवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, जो हलफनामे दिए गए, उसमें 1983 के रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट भी लागू साथ में संलग्न है। वही रिपोर्ट सबसे बड़े विवाद की जड़ है। अब जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, यह दरअसल उसी रिपोर्ट के कुछ अंश हैं, जिसमें उस वक्त 1983 में कमीशन ने कुछ बातें कही थी जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि हिंदू समाज में ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। उसमें भगवान राम से जुड़े हुए भी कुछ बातें जो हैं वो कही गई थी। तो अब जब ये बातें कल सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई तो बीजेपी के ही समर्थक वर्ग ने उन्होंने ये कहना शुरू किया कि दोनों बातें, क्या वो मेरिट को खत्म कर देना चाहते हैं 73% आरक्षण लागू करके, और दूसरा क्या बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार हिंदू विरोधी हो गई है? वो ऐसा हलफनामा कोर्ट के अंदर कैसे दे सकती है जिसमें प्रभु राम के ऊपर कोई एडवर्स टिप्पणी हो या हिंदू समाज के ऊपर कोई खराब बात की जा रही हो? जैसे ही ये बातें बढ़ना शुरू हुई, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस पर सफाई दी गई और उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा, और यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सफाई कितनी उचित है, कितनी गले उतरती है और कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन की रिपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने ये खास इस कमीशन की रिपोर्ट लगा करके अदालत में दी हो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा यह मामला हाईकोर्ट में गया हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने ये इस कमीशन की रिपोर्ट को लगाया था अपने पक्ष में, और चूंकि ये डॉक्यूमेंट चले जा रहे हैं, ऐसे ही ये पूरा का पूरा मामला, आप समझ लीजिए एक फाइल है, फाइल में एक पन्ना ये भी लगा हुआ है, वो फाइल उठ करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप उस कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो आपने उसको वापस क्यों नहीं लिया? या अब आप ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को उससे अलग करते हैं, आप अदालत में जाकर के एक दूसरा हलफनामा दे सकते हैं, उसमें इस बात का जिक्र कर सकते हैं। ये दबाव सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। तो मैं दोनों ही बातों का जिक्र करते हुए पहले त्रिपाठी जी से पूछ लें, बताइए क्या मेरिट के खिलाफ 73% आरक्षण लागू करना चाहती है मोहन यादव सरकार, पॉइंट नंबर 1, और क्या हिंदू विरोधी हलफनामा इस सरकार ने दिया?
देखिए, अभी वहाँ 73% आरक्षण नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आज का समय ऐसा है ना कि सब कुछ बड़ी जल्दी सामने आ जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से एक बाकायदा स्पष्टीकरण की दिया गया है, उस स्पष्टीकरण ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और फजीहत करा दी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक्स पर एक फीचर होता है जो रीडर्स जो है उसमें वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया और उसमें बाकायदा इंफॉर्मेशन डाली गई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये खुद कहा है कि ये उन्हीं की उसका हिस्सा है। और इस पूरी रिपोर्ट पर एक यूट्यूबर है मध्य प्रदेश का ही मेरे ख्याल से शुभम शर्मा। शुभम ने बाकायदा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला डाला हुआ है, वो अपने वकील के जरिए इस मामले को लड़ रहा है। उसने चुनौती दी है कि ये जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट है इसके साथ वो क्यों खड़े हुए। और अब इसका दूसरा अतिरेकी पहलू यह है कि चूंकि उसमें कई संदर्भ ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, जो कहानियों के आधार पर जो कुछ कहा जाता है उस पर जो होता है वो किया गया। तो कल से या परसों शाम के बाद से रामद्रोही मोहन यादव ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। अब इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि आरक्षण के खिलाफ कोई है, इस पर मुझे नहीं लगता कोई भी आरक्षण के खिलाफ हो, और मेरी निजी राय भी है कि आरक्षण तो था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन आरक्षण का हिस्सा आप उसको 20, 30, 50, 70, 80 फिर 100 ही कर दीजिए, फिर बचेगा क्या? यानी आप लोकतंत्र समाप्त करना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस तरह के हलफनामे से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती, वो अपना पक्ष नहीं रख पाती, तो कई बार लोगों को लगता है क्या कुछ गड़बड़ हो रही है। और मैं फिर कहूंगा, यहां मोहन यादव को क्यों दोषी ठहराएंगे? यहां तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी क्या है वो स्पष्टता से पता होनी चाहिए ना। क्योंकि दोनों अलग अलग मामले हैं, इसीलिए पहले हलफनामे पे बात कर ले। इस सरकार की तरफ से जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें वो हलफनामा लगा हुआ है ना, ये बात बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ। तो ये अनजाने में हो गया, इनको मालूम नहीं होगा कि उस हलफनामे में क्या है। 15,000 पेज की रिपोर्ट है सर। 23 सर कोई अगर सोशल मीडिया पर वो 15,000 में से 4 लाइनें निकाल सकता है, सरकार को नहीं मालूम होगा। 17 आयोग की रिपोर्ट लगी है, उसमें 4 पन्ने अगर ये लगे हैं तो सरकार को क्या ध्यान आएगा कि भाई इस 4 पन्नों में ये चीजें लिखा है और उसका विरोध हो। अब अलग करे सरकार खुद को, अब तो कर लेगी ना समीर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन द एफिडेविट वाज फाइल्ड ऑन 23 सितंबर 2025 बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल 23 सितंबर को फाइल हुई है। आज हम लोग 2 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। क्या अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पर आया? सवाल आरक्षण की सीमा घटाने बढ़ाने का है ही नहीं। उस हलफनामे में जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया नहीं, आरक्षण पर भी मैं तो जानना चाहता हूं कि सरकार, मोहन यादव जी ने डंके की चोट पे कहा था 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा, और अगर 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू होगा तो कुल आरक्षण जो है 73% हो जाएगा। ये बात अलग है कि वो जानते होंगे कि ये कोर्ट होने नहीं देगा, लेकिन उनको ओबीसी को भी खुश रखना है। सरकार ये भी तो कह रही है कि महाजन आयोग ने 35% आरक्षण की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने 27% ही माना हुआ, उसको 35% पर सरकार लेके नहीं गई उनकी सलाह को। लेकिन ये बात सही है कि मोहन यादव की जो सरकार क्या बचता है? 73 की जगह 81 कर लीजिए, जब 73 ही आप लागू कर देना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। वो जो आप कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं मानी, ये जो हलफनामे की रिपोर्ट करे इसमें तो वो सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं जो महाजन कमेटी कह रही है, या मैं कह रहा हूं कि ठीक है ये सरकारें घोषित करती हैं अलग अलग, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रॉपर इस पे क्लैरिफिकेशन तो आता। वो बताते कि भाई ठीक है ये हलफनामा था, इतने पन्नों का था, हमारे लोग नहीं पढ़ सके, हम ये अभी हमने देखा है, हमने इसको लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस का जाल था, बीजेपी फंस गई। जाल मतलब कांग्रेस सहमत नहीं है, कांग्रेस ने एक बार कह दिया कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। हाँ। अब और ओबीसी का मामला है तो बीजेपी कैसे उससे पीछे हट जाए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सहमत नहीं है आरक्षण बढ़ाने से? मैं तो कह रहा हूं कि ये बीजेपी जानती है कि आरक्षण बढ़ नहीं सकता। नहीं तो सेंटर से बढ़वा दें, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि यही तो बीजेपी के लिए संकट होता है हमेशा, दुविधा कि वो आरक्षण के साथ भी खड़ा रहना चाहती है, आरक्षण के साथ भी नहीं होती है, खिलाफ होती है। जो बिहार के 2015 के चुनाव में भी वही हुआ था। जिस दिन भी आप ये बात बार बार करते कि रिव्यू करेंगे, उसका रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का मतलब है कि जो आज की स्थिति है उससे आप सहमत नहीं है, तभी रिव्यू करते ना, नहीं तो चल रहा है।
ये बात है। तो अब या तो मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी, में इस बात से ज़्यादा सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीति के तौर पर सहमत मतलब ये साफ करे कि वो 27% ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। सर बिहार भाई, चुनाव के पहले वो भी सरकार क्लियर नहीं कर सकती। बिहार चुनाव है, झारखंड चुनाव है, कुछ बोलेगी बिहार में बवाल मचेगा। अपनी बात बता रहा हूँ, बीजेपी बिहार की बात करेगी कि नहीं करेगी, वो तो बहुत चुनाव हो गए। पहले चुनाव नहीं हुए थे तो फिर वो जातिगत जनगणना पर भी आप सहमत नहीं थे, फिर आप जातिगत जनगणना पर सहमत हो गए, फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमत हो गए। और मतलब आपको लगेगा अजीब बात, लेकिन ओबीसी के 27% आरक्षण पर सवाल हो रहा है। 10% जब आरक्षण आपने ईडब्ल्यूएस को दिया तो किस आधार पर दिया था? 50% तभी क्रॉस हो गया था, तभी 50% क्रॉस हो गया था। 60% जब हो रहा है, 50% तो तब क्रॉस हो गया था ना। और उसका तो कोई आधार ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी नहीं है कि कैसे होगा, किन को दिया जाएगा, क्या नहीं होगा। 10% ईडब्ल्यूएस को आपने केवल उस जो लोग आरक्षण, मैं उसको आरक्षण विरोधी फैसले के तौर पर देखता हूं वैसे, क्योंकि आरक्षण हमने सामाजिक आधार पर दिया। ठीक है, संविधान जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, तो ये पहला कदम था आरक्षण के खिलाफ होने का। और उस समय आपने कोई स्टडी किए बिना 10% दे दिया। अब ओबीसी को जब आरक्षण देना है तो आप इस पर इफ एंड बट्स कर रहे हैं कि हमें उस 73 पे जाना है, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में और कह दीजिए कि हम तो इसी पर रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, या कह दीजिए कि हम गलती से ये कर दिया। और फिर ये कहना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और अपना एफिडेविट नहीं पढ़ रही है, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को यदि ये कह दे सरकार तो और गलती से लग गया जी। ये तो वैसे ही है जैसे राम सेतु पे कांग्रेस सरकार से कांग्रेस की सरकार पढ़ नहीं पाए, वो भी यही कह रहे थे, तो वही बात हो गई ना। नहीं, और अगर आप ध्यान में हो, अच्छा याद दिलाया विनोद जी ने, राम सेतु पर बाकायदा सरकार ने हलफनामा बदला और पीयूष गोयल जी का बाकायदा बयान है उस पर, देखिए कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। अब देखिए इस पर मध्य प्रदेश की सरकार आगे कोई और जवाब देती है या कदम उठाती है या नहीं। आपको तस्वीरें संभल की मैं दिखाता हूं। इस वक्त संभल में एक मस्जिद के ऊपर आज जो है एक्शन होने वाला था, क्योंकि अतिक्रमण का आरोप वहां पर सब लगा हुआ था। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था कि वहां पर आज बुलडोजर चलेगा, लेकिन उससे पहले मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग हैं, कमेटी के से जुड़े जो लोग होंगे, उन्होंने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पहले सरकार से 4 दिन का समय इन्होंने मांगा था और थोड़ी देर पहले बुलडोजर ने यहां जो मैरिज हॉल बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया। सोचिए, मस्जिद के पास ही मैरिज हॉल भी बन गया था। अब लोग खुद ही जो है, जो हिस्से बढ़े हुए हैं उन सबको वो खुद ही तोड़ रहे हैं। संभल में आज पूरा मामला क्या था वो आपको बता दें। राया बुजुर्ग गांव के बुलडोजर में, यहां पर एक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बना हुआ था, पहले वो तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष ने 4 दिन का वक्त मांगा। अब वो इसका अवैध निर्माण खुद ही तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, संभल की तस्वीर। ऐसे एक मामला आपको याद होगा शिमला में हुआ था, संजौली मस्जिद का, वो भी बड़ा लंबा प्रकरण चला, लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि आदेश अदालत का आए उससे पहले ही वहाँ जुड़े लोगों ने जो कुछ वहाँ जैसे कई मंजिल जो है गैर कानूनी तौर पर बनी हुई थी तो उसको गिराना शुरू कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सरकारी ज़मीन को घेर करके वहाँ पर निर्माण कर दिया गया था। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़ गए लाइव हमारे साथ। मनीष, एक बार ज़रा मामला डिटेल में बता दीजिए और आज क्या कार्रवाई होने वाली थी जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद ही कुछ हिस्सों पर हथौड़े चला रहे हैं। सौरभ, पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, बिकॉज उसकी वजह यह है कि इन तस्वीरों के जरिए ये एक सांकेतिक तौर पे बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि ये अवैध जो मस्जिद बनी थी, अवैध जो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल था यानी मैरिज हॉल था, उनको अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ से ठीक सामने आप देखिए तो यहाँ पे जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इसे खुद तोड़ रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब उन्होंने डैमेज कर दिया, बाहर से इन्होंने और इसे तोड़ना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये जगह और साथ में मैरिज हॉल जो यहाँ पे मिंजार हुसैन है उनके नाम ये नोटिस इशू किया गया। 26/6/2025 को सबसे पहला नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि दरअसल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अवैध तौर पर है, जिसपे मस्जिद बनाया गया है, ये सरकारी जमीन है और इसके कोई कागजात नहीं है। अगर आपके पास कागजात है तो कागजात दिखाइए। और इसी वजह से जब कागजात ये नहीं दिखा पाए तो ये आदेश हुआ कि इसको तोड़ा जाए। और आप चारों तरफ देखिए, आप मस्जिद देखिए, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर सब कुछ अनियमितताओं के आधार पर तैयार किया गया और बहुत ही इसे अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद यहाँ पर अब वो तैयारी हुई
जब यहां पर टीम पहुंची अपने बुलडोजर को लेकर तो उन्होंने कहा कि उनको समय चाहिए, 4 दिन का कम से कम समय चाहिए ताकि वो खुद इसको तोड़ सके। और यही वजह है कि जब मैरिज हॉल को तोड़ा गया तो उसके बाद जाकर जो यहां पर मस्जिद कमेटी है वो खुद यहां पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं अब वो इसे यहां पर पूरी तरह से इसे बुलडोज करने की ये जो प्रक्रिया 4 दिन की जो उन्होंने टाइम मांगा था तो उस टाइम के आधार पर अब इसे उन्होंने स्वयं यानी खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि जो मस्जिद का आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा अंदर की दीवार है, उन सबको एक एक करके तोड़ा जा रहा है, यानी अवैध तौर पर यह बना हुआ है। ये आप खुद तोड़ रहे हैं क्या? कहा गया उसके बाद आपने 4 दिन के लिए कहा था, उसके बाद आज से शुरू कर दिया ये सब तोड़ना? आज को उतार देंगे इसको। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवैध तौर पर ये बना हुआ था, कितने टाइम से बना हुआ था? ये मालूम नहीं, बुजुर्गों को पता हमें। बुजुर्गों के टाइम से बना हुई थी ये। तो ये कितने दिनों में लगभग ये आप ये पूरा जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है इसे तोड़ पाएंगे? अगर इसे इसको अब उतारेंगे, कानून का पालन करेंगे। लग तो है, कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो कोई देखा गांव में कोई भी जो निकला तो ना, कानून का पालन करते हैं, दंगा फसाद न चाहते हम। तो ये यहाँ से एक बड़ी बात है जो कही गई कि इसे कोई जाति धर्म विशेष के तराजू पे तौल कर ना देखा जाए, उस चश्मे से ना देखा जाए, इसीलिए जो बाहरी स्ट्रक्चर है अब उसे डैमेज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी उनको हटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीबन 4 दिन के अंदर इसे पूरी तरीके से जमींदोज करना है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर कोई भी उपद्रव ना हो, इसलिए स्थानीय लोग अपील भी कर रहे हैं। आप अपील भी कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल कोई दिखाई तो नहीं दिया, सब अंदर बिल्कुल जो हम कोई दंगा फसाद न चाहते, इसीलिए कोई भी निकला तो ना बाहर को, कानून का पालन करेंगे। ठीक। और अब आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है चारों तरफ, ताकि कहीं से भी कोई भी उपद्रव ना मचे। यहाँ पर चाहे पंप एक्शन गन हो, टीयर स्मोक्स हो, उन सब के साथ साथ यहाँ पर जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रव कहीं से भी कोई ना मचाए। और यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है चारों तरफ। और यहाँ पर जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अलावा हथौड़ी, छेनी, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसमें भी करीबन 4 से 5 घंटे जो मैरिज हॉल ओपन एरिया था उसको डैमेज करने में लगा, बुलडोज करने में लगा। तो अब यहां पर 4 दिन के अंदर इस पूरी मस्जिद जो कि अवैध तौर पे बनी है, जो यहां के एसडीएम हैं उन्होंने बताया कि 2 ऐसी एरियाज थे जो जहां पर इस इलीगल या अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ। जो यहां पे मिंजार हुसैन है उनके नाम पर नोटिस इशू किया गया। हमारी मिंजार हुसैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं कब बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर आबादी बढ़ी, लोगों के पास पैसे आए और फिर उसके बाद ये जो मैरिज हॉल है वो तैयार किया गया। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो भी इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रोन है उसके जरिए इसकी सर्विलांस की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई भी आपत्तिजनक तौर पर कोई इस पे केस फाइल ना हो या कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। तो इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। एहतियातन सभी जो एक जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है उन सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये समय सौरभ यहाँ पे चारों तरफ की ये तस्वीर है जहां पर ये जो मस्जिद है उसको खुद जमींदोज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए जो यहाँ की मस्जिद कमेटी है, जैसा उन्होंने 4 दिन का वक्त मांगा था एसडीएम से और डीएम से, उन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन दीजिए, हम खुद इसको बुलडोज कर देंगे, जमींदोज कर देंगे और इसीलिए भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये इस समय संभल की वो तस्वीर है जहां पर जो प्रशासन है उनके द्वारा ये कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और देखिए ये एक अच्छी बात थी कि एक तो लोगों ने खुद ही इस जो वहाँ गलत निर्माण हुआ था उसको हटाने का काम शुरू किया और दूसरा जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हमने खुद ही लोगों से अपील की है कि जो भी कार्रवाई हो रही है इसको होने दें और आप लोग अपने घरों में रहिए, यही तरीका होना भी चाहिए। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों चेहरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। विधानसभा चुनाव 2025 में भी सवाल यही है कि जनता किसे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बहुत से सर्वे आए पहले भी, तो एक ताजा सर्वे का जिक्र करते हैं। सी वोटर का सर्वे फरवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने सर्वे हुए इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर, इनको लेकर जनता की राय में उतार चढ़ाव देखा गया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन सी वोटर के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2025 में 18% लोग उन्हें सीएम के रूप में पसंद करते थे, जून में यह घटकर 17% हो गया और अगस्त में उनकी लोकप्रियता अब 15% पर आ गई थी और अब सितंबर के जो लास्ट सर्वे हुआ है उसमें यह 16% पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि उनके कामकाज को लेकर जनता अब भी संतुष्ट है।
फरवरी में 58% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, जून में 60% हो गया ये आंकड़ा और सितंबर में 61%। मतलब है कि भले ही उनके मुख्यमंत्री बनने के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर अप्रूवल रेटिंग उसको आप कह लें, उसमें कुछ गिरावट नजर आ रही है, या यूं कह लें कि शायद लोगों को लग रहा हो कि आगे वो मुख्यमंत्री शायद नहीं रहे, लेकिन उनके काम पर जनता अभी भी भरोसा जता रही है। तेजस्वी यादव, उनकी लोकप्रियता की बात करें तो 2025 में 41% लोगों की पहली पसंद थे, जून में कुछ गिरा 35% हो गया, अगस्त में 31% पर चला गया और सितंबर में फिर उनकी लोकप्रियता 36% पर होगी। तो वो लगातार नंबर 1 पर बने हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा जैसी राजनीतिक सक्रियता ने उनकी ग्राफ को फिर ऊपर पहुंचाया है। चिराग पासवान फरवरी में 4% लोगों की पसंद थे, जून में 10% हो गया, अगस्त में 9% पर आ गए, सितंबर में 10% पर। तो सी वोटर का सर्वे सबसे बड़ा सरप्राइज लेकिन अगर किसी को बता रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। फरवरी में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते थे, जून में ये 1% बढ़ा, 16% हो गया, लेकिन सितंबर में सीधे 23% पर पहुंच गया है। मतलब 15% पर नीतीश कुमार है और 23% पर जी नीतीश कुमार से 8% ज्यादा और कम है अभी, हालांकि तेजस्वी यादव से 13% कम है, लेकिन एक लंबी छलांग इस दौड़ में जो है प्रशांत किशोर ने चलाई है। तो मैं इन 2 बातों पर सर राय आपकी चाहता हूं। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ना, अभी हम सक्रियता शब्द इस्तेमाल किया तो आजकल सबसे ज्यादा सक्रिय यही है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज आरोप नेताओं के ऊपर, खासकर बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप, और खूब इंटरव्यू वो दे रहे हैं, मीडिया में छाए हुए हैं। क्या एक ये वजह हो सकती है? और नीतीश कुमार को चाह रहे हैं 15% लोग मुख्यमंत्री, संतुष्ट है 50% से ज्यादा। इसका मतलब देखिए, पहले तो प्रशांत किशोर बात कर लेते हैं। जो काम तेजस्वी यादव या दूसरे नेता अब कर रहे हैं जनता के बीच जाने का, वो प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यात्राओं के जरिए वो बिहार के एक गांव में घूम चुके हैं। शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा बिहार का जहां प्रशांत किशोर न गए हों। और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमला कर रहे हैं बीजेपी पर और ये कोशिश कर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मजबूत विकल्प के रूप में अपने को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि उनके साथ उनका सामाजिक आधार वैसा नहीं है जैसा तेजस्वी के साथ है या नीतीश के साथ है या चिराग के साथ है। नीतीश कुमार ने की भी बहुत आबादी कम है उनकी सजाती, लेकिन उन्होंने एक अपना पूरा वर्ग तैयार किया था अति पिछड़ों का। प्रशांत किशोर उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो महत्वाकांक्षी वोटर है, जो हर अक्रॉस द कास्ट लाइन है। वो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगले भी है, पिछड़े भी है, दलित भी है, वो युवा, वो महिलाएं, वो लड़कियां, जिनको जो बिहार की 35 साल की जो राजनीति है ना, 90 से लेकर 25 तक की, जो आरजेडी और जेडीयू और बीच में बीजेपी पार्टली, उस राजनीति से जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ कई बार की प्रयोग भूमि है, लेकिन वो प्रयोग भूमि कई विकृतियों का भी शिकार है, उससे लोग मुक्ति चाहते हैं। तो वो जो वर्ग जो मुक्ति चाहता है वो प्रशांत किशोर के लिए मुखर समर्थक के रूप में आगे आ गया है। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है इसमें, इसीलिए बढ़ रहा है प्रशांत किशोर, क्यों? मुखर ज्यादा है और सर्वे में जब आप मुखर लोगों से संपर्क करते हैं तो ज्यादा बढ़ करके अपनी राय देता है। ठीक है, अब रह गई बात नीतीश कुमार की। ये कॉन्ट्राडिक्शन है या इसमें आपको कोई मंशा दिख रही है जनता की कि 15% लोग दोबारा मुख्यमंत्री कितनी बार हो जाएंगे सर? 6, 7वीं 8वीं बार हो जाएंगे? 9 बार तो हो चुके, 9 बार। तो 10वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन संतुष्ट 50-55% है। नहीं, देखिए, सरकार जैसे चल रही है, सरकार के काम जो हैं उसमें संतुष्टि है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को लोग इसलिए नहीं कि भाई तुमसे हम बड़े नाराज हो गए हैं। सबका एक वक्त होता है और मुझे लगता है नीतीश जी को भी ये समझना चाहिए, उनकी पार्टी को भी ये समझना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको एक समय के बाद कुछ तो चेंज करना होता है, या तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव कर ले। अब नीतीश जी में अब क्या बदलाव होगा? तो बदलाव उस कुर्सी पर होना है। तो दरअसल जो लोग कामकाज के साथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, वो नीतीश जी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और इसीलिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा आता है, जब आप मुख्यमंत्री पूछेंगे तो कुछ और आएगा, सरकार पूछेंगे तो कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है ये भ्रम नहीं है, भ्रम वही है कि क्या 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका जवाब ये सर्वे या बिहार के लोग कह रहे हैं कि भैया आप बस करो, बहुत हो गया, अच्छा कर रहे थे लेकिन बहुत हो गया। चलिए।